Friends, I once again welcome you to this lecture series Engineering Drawing for EAC Prelims। आज की क्लास में क्या कवर करूँगा मैं? आज EAC 2023 में इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट से जो एग्ज़ाम क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा डिटेल में। कितने क्वेश्चन पूछे गए इंजीनियरिंग ड्राइंग से और कौन से टॉपिक का कितना वेटेज रहा। देखिए, टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए इस बार इंजीनियरिंग ड्राइंग से एंड दिस इज अबाउ एवरेज। नॉर्मली 4 to 5 क्वेश्चंस इंजीनियरिंग ड्राइंग से पूछे जाते हैं। दिस टाइम द सब्जेक्ट हैज़ गॉट मोर वेटेज। और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं? लाइंस एंड डायमेंशनिंग से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन टाइप ऑफ लाइंस से है और दूसरा क्वेश्चन टेब्यूलर ड्राइंग एंड टेब्यूलर डायमेंशनिंग से है। स्केल से एक क्वेश्चन पूछा गया है एंड दैट क्वेश्चन was checking the understanding of the concept of representative factor of the scale। स्ट्रेट लाइन से एक क्वेश्चन पूछा गया है एंड दैट क्वेश्चन was checking understanding of the concept of traces of straight line। और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से एक क्वेश्चन पूछा गया है। एलिमेंट्री सॉलिड्स के फ्रंट व्यू टॉप व्यू आप विजुअलाइज कर पाते हैं कि नहीं, ये उसमें चेक करा गया है। राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म को एक स्पेसिफिक पोजीशन में रख दिया था और फिर उसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, ये इस क्वेश्चन में चेक किया गया था। और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2 में से एक क्वेश्चन तो EAC 2022 में भी पूछा गया था। इट वॉज अ रिपीट क्वेश्चन, बस एक अल्टरनेटिव का अंतर था, अदरवाइज इट वॉज डिक्टो सेम। बॉक्स मेथड वाला क्वेश्चन EAC 2022 में भी पूछा गया है और EAC 2023 में भी पूछा गया है। तो जिन बच्चों ने प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस सॉल्व करे थे उनको एक क्वेश्चन तो पहले से सॉल्व करा हुआ ही वहां पर मिल गया। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस क्वेश्चन। मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन को। इन अ प्लेन स्केल इफ 1.5 इंचेस is equal to 1 foot and it can measure up to 4 feet, what is the representative factor of scale? तो इसमें 1.5 इंचेस इक्वल टू 1 फुट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 फुट की एक्चुअल लंबाई को ड्राइंग शीट पे सिर्फ 1.5 इंच लॉन्ग लेंथ से इंडिकेट करा गया है। 1.5 इंचेस इक्वल टू 1 फुट का मीनिंग है कि यदि लेंथ ऑन ड्राइंग 1.5 इंच है तो एक्चुअल लेंथ 1 फुट मतलब 12 इंचेस है। ठीक है, अच्छा, करना क्या है आपको? क्वेश्चन में आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ स्केल निकालना है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ स्केल क्या होता है? किस रेशियो में ड्राइंग शीट की लेंथ को आप चेंज कर रहे हैं कंपेयर टू एक्चुअल लेंथ, ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ स्केल या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ ड्राइंग की वैल्यू बताती है।
और इसका फॉर्मूला क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ स्केल का? आर एफ इज इक्वल टू लेंथ ऑन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। ठीक है, अब लेंथ ऑफ ड्राइंग कितनी है यहाँ पर? 1.5 इंच और एक्चुअल लेंथ कितनी है? 1 फुट मतलब 12 इंच। ठीक है, ये पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 15 8 जा 120, क्या आई आर एफ की वैल्यू? 1/8। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड when components of same shape but different dimensions are to be manufactured? और ये 4 ऑप्शन दिए हैं: ड्राइंग फॉर इंस्टॉलेशन, टेब्यूलर ड्राइंग, स्केमेटिक असेंबली ड्राइंग, पेटेंट ड्राइंग। जब सेम शेप के और डिफरेंट डायमेंशन के कंपोनेंट को हमें मैन्युफैक्चर करना रहता है तो कौन सी वाली ड्राइंग हम यूज करते हैं प्रिफरेबली? और करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का टेब्यूलर ड्राइंग। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको टेब्यूलर ड्राइंग समझाता हूं क्यों टेब्यूलर ड्राइंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, इस स्लाइड को देखिए। दिस स्लाइड इज टू एक्सप्लेन व्हाट इज टेब्यूलर डायमेंशन एंड व्हाट इज टेब्यूलर ड्राइंग। ये आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस दिए गए। दिस इज एलिवेशन ऑफ ए लॉक स्क्रू एंड दिस इज द साइड व्यू। किस प्रकार का लॉक स्क्रू है, थोड़ा सा 3D में एक रफ डायग्राम बना के मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इट्स समवॉट, ये इसका हेड बना रहा हूं मैं लॉक स्क्रू का। फिर ये दूसरा पोर्शन भी सिलिंड्रिकल है और उसके बाद थ्रेडेड पोर्शन लॉक स्क्रू का, ये थ्रेड्स है। ठीक है, ठीक है ना, ये पेचकस लगाने के लिए स्लॉट बना हुआ है। फिर ये एक सिलिंड्रिकल कम डायमीटर का, हेड से कम डायमीटर का एक पोर्शन है एफ लेंथ का, और फिर उसके बाद थ्रेडेड पोर्शन है। अब देखिए क्या है, ये टेबल दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए क्या है, जो भी हमारी मशीन है उसमें 5 अलग अलग साइज के लॉक स्क्रू लग रहे हैं। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, सबके सब है लॉक स्क्रू ही, पर सबकी साइज अलग है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप 5 अलग अलग साइज के लॉक स्क्रू की अलग अलग ड्राइंग बनाएं, या दूसरा ऑप्शन ये है टेब्यूलर ड्राइंग और टेब्यूलर डायमेंशनिंग वाला। इसमें करा क्या है, हमने ड्राइंग एक ही बनाई है और एक लॉक स्क्रू से दूसरे लॉक स्क्रू पर जाने में जो डिमेंशंस चेंज हो रहे थे उनकी हमने यहाँ वैल्यू नहीं लिखी है, यहाँ पे उनको लेटर्स में लिख दिया। जैसे ये ए लिखा हुआ है, ए क्या है? लेंथ ऑफ लॉक स्क्रू। अब ये देखिए, जो पहला वाला लॉक स्क्रू है उसकी लेंथ कितनी है? इट इज
0.62 इंचेस। ठीक है, जो दूसरा लॉक स्क्रू है उसकी लेंथ कम है या ज्यादा है? दूसरे लॉक स्क्रू की लेंथ ज्यादा है, इट इज 0.88 इंचेस। ठीक है, तीसरे लॉक स्क्रू की लेंथ और ज्यादा है, वो 1 इंच का हो रहा है। तो ये एक टेबल ऑफ डायमेंशंस हमने बना दिया है और सिर्फ एक ड्राइंग बनाई है। फायदा ये हुआ है कि हमारी ड्राइंग बनाने की लेबर 1/5 हो गई है। 5 ड्राइंग की जगह हमें सिर्फ एक ड्राइंग बनानी पड़ी है और साथ में हमने एक टेबल ऑफ डायमेंशंस अटैच कर दिया है। तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन क्या है? When components of same shape but different dimensions are to be manufactured, what type of drawing you use? आपने देखा वो पांचों लॉक स्क्रू का शेप सेम था, बस डायमेंशंस बदल रहे थे, लेंथ बदल रही थी और भी डायमेंशंस बदल रहे थे। तो हमने किस प्रकार की ड्राइंग का इस्तेमाल किया? हमने टेब्यूलर ड्राइंग का इस्तेमाल किया। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। अच्छा, क्वेश्चन तो हो गया आपका, पर इन टर्म्स को भी समझ ले हम। ड्राइंग फॉर इंस्टॉलेशन का क्या मतलब होता है? स्केमेटिक असेंबली ड्राइंग का क्या मतलब होता है? और पेटेंट ड्राइंग का क्या मतलब होता है? तो देखिए, मैं आपको ड्राइंग फॉर इंस्टॉलेशन एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ड्राइंग फॉर इंस्टॉलेशन क्या होती है? किसी भी मशीन कंपोनेंट को या किसी भी मशीन को इंस्टॉल करने के लिए जो ड्राइंग बनाई जाती है वो ड्राइंग फॉर इंस्टॉलेशन कहलाती है। उसमें सिर्फ इंस्टॉलेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहती है, बाकी चीजें नहीं रहती। ये देखिए, दो एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं ड्राइंग फॉर इंस्टॉलेशन के। एक ये है, ये जिस इंटरैक्टिव टच पैनल पर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, उसी की इंस्टॉलेशन ड्राइंग है, उसकी मैनुअल से मैंने कॉपी करी है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। राइट वॉल से आपको 100 mm दूर रखना है इंस्टॉल करते वक्त इंटरैक्टिव टच पैनल को, और लेफ्ट वॉल से भी 100 mm दूर रखना है, या 100 से ज़्यादा रखो तो और अच्छा है। अच्छा, जिस वॉल पे ये माउंट हो रहा है बैक वॉल, उससे भी कम से कम 100 mm डिस्टेंस आपको रखना है। अच्छा, रूफ से कितना, कम से कम कितना डिस्टेंस रखना है इस इंटरैक्टिव टच पैनल का? रूफ से कम आपको 200 mm डिस्टेंस, बढ़ गया है, कम से कम 200 mm डिस्टेंस रखना है, और उसी तरह फ्लोर से भी 200 mm डिस्टेंस रखना है। तो ये इंस्टॉलेशन ड्राइंग जब आपने रीड कर ली, तो जब इस इंटरैक्टिव टच पैनल को आप वॉल पे माउंट करेंगे तो डेफिनेटली आप ये डिस्टेंसेस इससे ज़्यादा रखेंगे, या कम से कम इतने तो रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इंस्टॉलेशन ड्राइंग का अच्छे से। इंस्टॉलेशन ड्राइंग हेल्प करती है इंस्टॉलेशन प्रोसेस में। जब हम इंस्टॉल करते हैं तो जिन डायमेंशंस की इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरत रहती है वो इंस्टॉलेशन ड्राइंग में रहते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल इंस्टॉलेशन ड्राइंग का दिया गया है। स्मार्टफोन में सिम कार्ड को कैसे इंस्टॉल करना। नंबर 1 ये ड्राइंग है। पिन से आप सिम ट्रे में जो होल दिया गया है उसको पुश करिए तो सिम ट्रे निकल के बाहर आएगी इस तरीके से, और फिर सिम ट्रे में जो स्लॉट है उसमें आप सिम इंसर्ट कर दीजिए, और फिर सिम ट्रे को आप स्लॉट में पुश कर दीजिए, इंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, अगला शब्द कौन सा था हमारा?
स्केमेटिक ड्राइंग। स्केमेटिक ड्राइंग क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, जो स्केमेटिक ड्राइंग है किसी मशीन की या किसी सिस्टम की, वो उसका वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करती है बस। एग्जैक्ट डायमेंशंस नहीं रहते हैं आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स के। मतलब स्कीमेटिक ड्राइंग देख के आप मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएंगे। स्कीमेटिक ड्राइंग इज सिंपली फॉर एक्सप्लेनिंग द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए मशीन और ए सिस्टम। एक एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं आपको स्कीमेटिक ड्राइंग का। ये देखिए, ये स्कीमेटिक डायग्राम है लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन का, और ये डायग्राम लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट इंजन का प्रिंसिपल अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। देखिए, ये फ्यूल टैंक है, लिक्विड फ्यूल। ये ऑक्सीडाइजर टैंक है, हो सकता है इसमें लिक्विड ऑक्सीजन हो। फिर यहां से जो मटेरियल आया है उसको पंप करके हाई प्रेशर पे इस पाइपलाइन से, इंजेक्टर से कंबशन चेंबर में भेजने के लिए ये ऑक्सिलरी पावर प्लांट है। ये पंप ऑपरेट कर रहा है। इधर से लिक्विड ऑक्सीजन गई, इधर से फ्यूल गया, जो भी है। ये दोनों यहाँ कंबशन चेंबर में गए और कंबशन चेंबर में बर्निंग हुई। कंबशन चेंबर में बर्निंग हुई, प्रेशर बढ़ा, और ये नोजल है, तो इस नोजल से हाई वेलोसिटी पे प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इजेक्ट हुए। मतलब जब हाई वेलोसिटी पे प्रोडक्ट ऑफ कंबशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में इजेक्ट हो गए, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब मोमेंटम इजेक्ट होगा तो रॉकेट को अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन मिलेगा। एनीवे, इस फिजिक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो इस वर्ड को समझ रहे थे। स्कीमेटिक ड्राइंग क्या होता है? स्कीमेटिक ड्राइंग just explains the working principle of the machine component or the system. In this case, it is explaining the working principle of liquid propellant rocket engine. अच्छा, अगला शब्द क्या था? पेटेंट ड्राइंग। पेटेंट ड्राइंग क्या होती है? देखिए, जब आप कोई इन्वेंशन करते हैं तो आप उसको इलीगल कॉपीइंग से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इलीगल कॉपीइंग से इन्वेंशन प्रोटेक्ट करने के लिए आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं। पेटेंट एप्लीकेशन के साथ आपकी जो ड्राइंग अटैच होती है वो कहलाती है पेटेंट ड्राइंग। अच्छा, पेटेंट ड्राइंग होती कैसी है मैं आपको दिखाता हूं अगली स्लाइड में। देखिए, ये आपको पेटेंट ड्राइंग दिख रही है यहां पे बाइसाइकिल फिशिंग रॉड होल्डर की, है ना। ये है बाइसिकल फिशिंग रॉड होल्डर, जो कि ये बाइसिकल में फिटेड है। फिशिंग रॉड होल्डर आप समझ रहे हैं ना? मछली पकड़ने के लिए जो रॉड रहती है उसको फिशिंग रॉड कहते हैं। और हॉबी के लिए कुछ लोग फिशिंग करते हैं तो दे गो ऑन बाइसिकल सो दैट देयर बॉडी रिमेन्स फिट। और फिशिंग रॉड कहाँ रखे जब आप बाइसिकल से जा रहे हैं? तो कार से जा रहे हैं तो ठीक है, कार के अंदर रख ली। बाइसिकल से जा रहे हैं तो फिशिंग रॉड रखने के लिए फिशिंग रॉड होल्डर इस प्रकार का बनाया। ये पेटेंट के साथ ड्राइंग लगाई गई है। और आप देखिए, इसमें कहीं भी डायमेंशंस नहीं है। पेटेंट ड्राइंग में डायमेंशंस नहीं रखते हैं हम। अच्छा, नोट्स भी नहीं है इसमें कहीं कि ये चीज ये है, ये चीज ये है, ऐसा भी नहीं है। इसमें केवल लेटर्स है 8, 9,
10, 6, ठीक है ना। तो पेटेंट ड्राइंग में हमारी इन्वेंशन के जिन फीचर्स को हम क्लेम करना चाहते हैं उनको हम नंबर कर देते हैं और उन नंबर का डिस्क्रिप्शन पेटेंट एप्लीकेशन के स्पेसिफिकेशन सेक्शन में दिया जाता है। ठीक है, तो पेटेंट ड्राइंग आपके समझ आ गई। आंसर ये भी नहीं है, आंसर तो आपका टेब्यूलर ड्राइंग है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द outlines of adjacent parts or alternative and extreme position of movable parts? कौन से प्रकार की लाइन का इस्तेमाल किया जाता है एडजेसेंट पार्ट की आउटलाइन को इंडिकेट करने में या मूविंग पार्ट की एक्सट्रीम पोजीशंस को इंडिकेट करने में? और जो चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं वो है कंटिन्यूस थिक लाइन, कंटिन्यूस थिन लाइन, चेन थिन डबल डैश्ड लाइन और डैश्ड थिन लाइन। और करेक्ट आंसर आपका क्या है? आपको एग्जाम में जो आंसर मार्क करना है वो क्या है? सी, चेन थिन डबल डैश्ड लाइन। आप देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एग्जाम में जो आंसर मार्क करना है, करेक्ट आंसर शब्द इसके लिए मैं बोलना अवॉइड कर रहा हूँ। यदि आप ये आंसर मार्क करेंगे तो आपका ऑफिशियल का आंसर की से आंसर मैच हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है इसलिए आराम से समझा रहा हूँ। किस काम के लिए कौन से प्रकार की लाइन हम यूज करेंगे ये कहां से डिसाइड होता है? ये आईएस कोड के इंडिया में आईएस कोड जो कहता है वो हम करते हैं। अच्छा, ये आईएस कोड समय के साथ अपग्रेड होते रहते हैं और जब नया आईएस कोड आ जाता है तो पिछला आईएस कोड ऑटोमेटिकली विथड्रॉन हो जाता है। तो जो आईएस 696 1972 है, आईएस 696 1972 मतलब बहुत पुराना कोड है बच्चों। कितना पुराना है जब माइनस करके देखूं, 2023 चल रहा है ना अभी तो, और 1972 1 एंड 5 0 0 51 ईयर्स 50 साल करीब पुराना कोड है। इसके हिसाब से चेन थिन डबल डैश्ड लाइन को यूज करा जाता है आउटलाइन ऑफ एडजेसेंट पार्ट्स इंडिकेट करने के लिए और एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट्स इंडिकेट करने के लिए। अच्छा, होती कैसी है चेन थिन डबल डैश्ड लाइन? मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये डबल डैश आ गया, देखिए ये है चेन थिन डबल डैश्ड लाइन। पर अभी जो करंट आईएस कोड है वो है आईएस SP 46 2003। ये भी करीब 20 साल पुराना है। ठीक है। अच्छा, ये बनाना क्यों पड़ा पुराने से नया आईएस कोड? क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। इस देश में सेंट्रल लाइन इस तरीके की लाइन से इंडिकेट करी जाती है तो उस देश में सेंट्रल लाइन दूसरे तरीके की लाइन से इंडिकेट कर दी जाती है। तो आईएसओ नॉर्म्स से हार्मोनाइज करने के लिए हमने आईएस SP 46 203 बनाया और इसके हिसाब से आईएस SP 46 203 के हिसाब से आउटलाइन ऑफ एडजेसेंट पार्ट्स और एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट्स के लिए
लॉन्ग डैश्ड डबल डॉटेड नैरो लाइन लॉन्ग डैश्ड डबल डॉटेड नैरो लाइन का यूज करा जाता है एडजेसेंट पार्ट्स की आउटलाइन दिखाने के लिए और एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट्स दिखाने के लिए। और ये लॉन्ग डैश डबल डॉटेड नैरो लाइन दिखती कैसी है? नैरो का मतलब है थिन। अब ये लॉन्ग डैश, फिर ये डॉट, फिर ये डॉट, फिर लॉन्ग डैश, फिर ये डॉट, फिर ये डॉट, फिर लॉन्ग डैश। ठीक है, ये है लॉन्ग डैश डबल डॉटेड नैरो लाइन। और ISSP 46 2003 के हिसाब से मूवेबल पार्ट्स की एक्सट्रीम पोजीशन और आउटलाइन ऑफ एडजेसेंट पार्ट्स को इंडिकेट करने के लिए इस लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। पर आपको तो ये ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो आपको आंसर यही लगाना है, सी, चेन थिन डबल डैश्ड लाइन। यदि क्वेश्चन कैंसल हो गया तो ठीक है, यदि कैंसल नहीं हुआ तो आपका आंसर यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की से मैच कर जाएगा। वैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है 99.99% क्वेश्चन कैंसल नहीं होगा, क्योंकि देखिए बिल्कुल अंदर की बात बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स है उसमें जो लिखा होता है उसको सही माना जाता है, मैंने अभी तक जो देखा है। और कई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक ने अपने आप को ISSP 46 2003 के हिसाब से अपडेट नहीं किया है। तो आप तो आंसर सी लगा के आइए। अब थोड़ा सा नॉलेज की बात कर लेते हैं। ये ISSP 46 2003 का कवर पेज देख रहे हैं आप, और इस IS कोड का नाम क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिस फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रैक्टिस फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस। और ये IS कोड क्यों लाया गया? ISO नॉर्म्स के साथ हम अपने नॉर्म्स सिंक करना चाहते थे, उसके लिए ये IS कोड लाया गया। दो तीन इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ आपको। देखिए, चूंकि क्वेश्चन में थिन लाइन, थिक लाइन ये शब्द यूज हुए थे, इसलिए ये बताना जरूरी है। अब थिन लाइन वर्ड का यूज नहीं होता है, थिक लाइन वर्ड का यूज नहीं होता है ISSP 46 2003 के हिसाब से। थिन की जगह वर्ड आ गया है नैरो लाइन, थिक की जगह वर्ड आ गया है वाइड लाइन, और एक और तीसरा भी वर्ड आ गया एक्स्ट्रा वाइड लाइन। और इनकी थिकनेसेस का रेशियो क्या होता है? 1:2:4। ठीक है, ये स्लाइड्स में कुछ भी समझाने का नहीं है, मैं जस्ट इनको स्क्रॉल अप करता जा रहा हूँ। आप अपने आराम से पॉज करके इनको स्टडी कर लीजिएगा। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी स्लाइड्स इम्पोर्टेंट है। ये लाइन टाइप्स देखिए, अब जबकि ISSP 46 आ गया है, जिसमें कि हमने हमारी लाइन टाइप्स को ISO नॉर्म्स के हिसाब से सिंक्रोनाइज कर लिया है, अब वो पुराने नाम गए। चेन, थिन, डबल डैश्ड लाइन नाम नहीं है। अब ये ISSP 46 में कुल मिला के 15 टाइप की लाइन टाइप्स
डिफाइंड है और ये टाइप लॉन्ग डैश्ड डबल डॉटेड लाइन ये ऐसी दिख रही है। और इसमें भी 3 वैरायटी बन जाएगी, नैरो, वाइड, एक्स्ट्रा वाइड। तो इसमें जो नैरो वाली वैरायटी होगी वो इंडिकेट करती है, वो उसका यूज़ होता है एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट्स इंडिकेट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, हर लाइन टाइप के ये वेरिएशंस है। मैं हट रहा हूँ स्क्रीन से। ये कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स में किस काम के लिए कौन सी लाइन यूज करेंगे ये इस टेबल में इंडिकेट किया गया और ये टेबल सीधा सीधा IS SP 462003 से लिया गया है। अगली स्लाइड ला रहा हूं। अगली स्लाइड ला रहा हूं। अगली स्लाइड। इसको देखिए, लॉन्ग डेस्ट डबल डॉटेड नैरो लाइन कैसी दिख रही है, देखिए आपने। और इसका यूज होता है ऑल्टरनेटिव एंड एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट्स इंडिकेट करने के लिए और आउटलाइंस ऑफ एडजेसेंट पार्ट्स इंडिकेट करने के लिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स। अगली स्लाइड ला रहा हूं मैं। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, अब ये मैकेनिकल ड्राइंग्स की स्लाइड्स चालू हो गई। मतलब मैकेनिकल ड्राइंग्स जो है उनमें किस लाइन टाइप को किस काम के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। लॉन्ग डैश्ड डॉटेड वाइड लाइन, एक मिनट और आगे, ये है हमारी लाइन लॉन्ग डैश्ड डबल डॉटेड नैरो लाइन। ठीक है। और इट इज यूज्ड फॉर एक्सट्रीम पोजीशंस ऑफ मूवेबल पार्ट्स एंड आउटलाइंस ऑफ एडजेसेंट पार्ट्स। ये 5 लिखा है, मतलब लाइन टाइप 5 है। और लाइन टाइप 5 में ये 0.1 का मतलब है कि 5 टाइप की नैरो लाइन है। यदि 5 टाइप की वाइड लाइन होती तो 0.2 होता, और 5 टाइप की एक्स्ट्रा वाइड लाइन होती तो 0.3 होता। ठीक है। ये देख लीजिए इधर, ये वाइड लाइन है ना, और 2 टाइप की है डैश्ड वाइड लाइन। तो 2 स्टैंड्स फॉर लाइन टाइप, दिस 2 स्टैंड्स फॉर विड्थ, एंड दिस इज द एप्लीकेशन नंबर। पहला एप्लीकेशन, दूसरा एप्लीकेशन, लाइक दैट। ओके। तो एनीवे, जो मुद्दे की बात है कि आपका आंसर यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर की से मैच होना चाहिए, और इसके लिए आपको सी आंसर लगाना है, चेन थिन डबल डैश्ड लाइन। हाँ, नए स्टैंडर्ड्स में थिन वर्ड यूज होना बंद हो गया है, थिन की जगह नैरो यूज हो रहा है, थिक की जगह वाइड यूज हो रहा है, और ये नाम तो कहीं है ही नहीं। अच्छा, इवन यदि आप ऑटोकैड में भी बनाएंगे ना कोई चीज को, तो आप लाइन टाइप में ये लाइन का नाम ढूंढेंगे, चेन थिन डबल डैश लाइन, तो ये नाम मिलेगा ही नहीं। ये बहुत पुराना स्टैंडर्ड था, 50 साल पुराना स्टैंडर्ड था। फैंटम लाइन कुछ इससे मिलती जुलती है, चेन थिन डबल डैश्ड लाइन से। अब अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम। वी आर नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, मैं रीड कर रहा हूं। इफ अ लाइन इज इंक्लाइंड टू HP, HP से इंक्लाइंड है, एंड पैरेलल टू VP, VP के पैरेलल है, ठीक है, देन इट हैज नो ट्रेस, ओनली वर्टिकल ट्रेस बट नॉट हॉरिजॉन्टल ट्रेस, बोथ हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वर्टिकल ट्रेस, ओनली हॉरिजॉन्टल ट्रेस बट नो वर्टिकल ट्रेस। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ये वाला,
ओनली हॉरिजॉन्टल ट्रेस बट नो वर्टिकल ट्रेस। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपकी लाइन कैसी है? वीपी के पैरेलल है, मतलब लाइन के सारे पॉइंट्स की वीपी से दूरी बराबर बराबर है, और लाइन कैसी है? एचपी से इंक्लाइंड है। तो देखिए ये मॉडल बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से बना हुआ है। आप देखिए इस लाइन कैपिटल ए बी वन को, कैपिटल ए बी वन, देखिए आपने ये लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है, ये लाइन एचपी से इंक्लाइंड है, इसका एचपी से एंगल थीटा एचपी है, शायद 30 डिग्री है, और ये लाइन वीपी के पैरेलल है। इसके पॉइंट्स की वीपी से दूरी बराबर बराबर है, जितना बी1 वीपी से आगे है उतना ही ए वीपी से आगे। अच्छा, अब ये लाइन हमने क्वेश्चन के हिसाब से रख ली। हॉरिजॉन्टल ट्रेस क्या होता है? लाइन को एक्सटेंड करिए, एक्सटेंड करने पर वो जहां जिस पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल प्लेन से टकराती है उसे हम हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहते हैं। तो ये लाइन को जब हमने एक्सटेंड किया तो ये एक्सटेंड करने पर इस पॉइंट से जाकर टकराई एचपी से, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल ट्रेस हो गया। अच्छा, वर्टिकल ट्रेस क्या होता है? लाइन को एक्सटेंड करिए, एक्सटेंड करने पर वो जिस पॉइंट पर जाकर वीपी से टकराती है, इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को वर्टिकल ट्रेस कहते हैं। ये लाइन तो वीपी के पैरेलल है, तो ये वीपी से इंटरसेक्ट होगी नहीं, तो इसका वर्टिकल ट्रेस होगा नहीं, केवल हॉरिजॉन्टल ट्रेस होगा, वर्टिकल ट्रेस नहीं होगा। ओनली हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड नो वर्टिकल ट्रेस। थोड़ा सा आपकी विजुअलाइजेशन और अच्छे से हो जाए, इसलिए एक ऑटोकैड मॉडल की हेल्प ले रहा हूं मैं। ये देखिए सेम मॉडल है, और इसका फ्रंट व्यू देख लीजिए आप, ऐसा है। दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ द लाइन। ये एचपी से इंक्लाइंड है 30 डिग्री के आसपास, और अब इसका टॉप व्यू देखिए आप। लाइन वीपी के पैरेलल है, तो इसका टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के पैरेलल है। और अब मैं 3D लुक दिखा रहा हूं आपको लाइन का। ये है आपकी लाइन ए बी वन। इसको एक्सटेंड करूं मैं? देखिए मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं। ये देखिए मैंने ए बी वन लाइन को एक्सटेंड कर दिया है, और यहाँ इस पॉइंट पे जाकर ये एचपी से टकराई है, एंड देयरफॉर दिस पॉइंट इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल ट्रेस ऑफ द लाइन। ठीक है ना? अच्छा, ये लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड कर दो, ये वीपी से तो कभी टकराएगी नहीं ना, वीपी के पैरेलल है, तो कैसे टकराएगी वीपी से? तो इसका वर्टिकल ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, अंडरस्टूड? तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। मैं फिर से पीपीटी पर जा रहा हूं, और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया कि जब लाइन वीपी के पैरेलल है तो उसका वर्टिकल ट्रेस नहीं होगा, और एचपी से इंक्लाइंड है तो उसका हॉरिजॉन्टल ट्रेस होगा। तो आपकी जो लाइन है एचपी से इंक्लाइंड है, वीपी के पैरेलल है, तो इट विल हैव हॉरिजॉन्टल ट्रेस ओनली बट नो वर्टिकल ट्रेस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। मैं रीड कर रहा हूं क्वेश्चन को। अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, बेस 40 mm side and axis 50 mm long is resting on one of its bases, अपने एक बेस पे रेस्ट कर रहा है ये, on the HP with a vertical face perpendicular to VP, और उसका एक जो वर्टिकल फेस है वो VP के परपेंडिकुलर है। तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज द फ्रंट व्यू ऑफ प्रिज्म। ठीक है, एक राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म दिया गया है, उसको एचपीवीपी पे कैसे रखा गया है?
कंडीशन 1 तो ये है कि उसका बेस HP पर है, दिस इज कंडीशन 1। और कंडीशन 2 ये है कि उसका वर्टिकल फेस एक वर्टिकल फेस परपेंडिकुलर टू VP है। तो ऐसी स्थिति में उसका फ्रंट व्यू क्या रहेगा? देखिए, मैं एक रियल ट्रायंगुलर प्रिज्म लेकर ही आपको समझा देता हूं। दिस इज अ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म, बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है, और ये रहा ग्रीन कलर का है HP, येलो कलर का है VP। तो इसको रखना कैसे है? ऐसे? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं भाई, इसका बेस हमें HP में रखना है। ठीक है, बेस HP में रख दिया। अभी आप टॉप व्यू देख रहे हैं, नहीं ये भी गलत रखा है। कैसे रखना है? HP में बेस रखना है और एक वर्टिकल फेस VP के परपेंडिकुलर रखना है। तो अब ये सही पोजीशन हो गया है, इसका बेस HP में है। देखिए, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म अब बिल्कुल क्वेश्चन के हिसाब से पोजीशन हो गया है। इसका बेस HP में है और ये वाला वर्टिकल फेस, ये वर्टिकल फेस VP से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। और फ्रंट से देखने में ये आपको क्या दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल कैमरे के सामने ला रहा हूँ सो दैट यू कैन सी द फ्रंट व्यू। फ्रंट से देखने में क्या दिख रहा है आपको? एक रेक्टेंगल दिख रहा है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर, ऑप्शंस देखते हैं हम। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, रेक्टेंगल। ठीक है, थोड़ा सा इस स्लाइड से भी समझा देता हूँ, इसमें नॉमेनक्लेचर भी है और थोड़ा रेक्टेंगल के डायमेंशंस की मैथमेटिक्स भी कर दी है। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है आपका, ABC बेस HP में है, अपर बेस A1 B1 C1 है, और उसका ये वाला फेस AB B1 A1, AB B1 A1 कितना एंगल बना रहा है VP से? 90 डिग्री का। HP से तो है ही 90 डिग्री पे, VP के भी परपेंडिकुलर है। इसको जब आप फ्रंट से देखेंगे तो इसका फ्रंट व्यू क्या दिखेगा? एक रेक्टेंगल दिखेगा, ये वाला BC C1 B1, और फ्रंट व्यू के डायमेंशंस निकाल देता हूँ वैसे ही। तो ये हाइट तो इतनी ही दिखेगी जितनी इसकी हाइट है 50 mm, पर ये वाला डायमेंशन जो है, ये इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? ये डायमेंशन रहेगा इसके बराबर। ठीक है, यदि ये एंगल 60 डिग्री का है तो दिस डायमेंशन विल बी 40 sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री। और ये निकाल दिया है। You in the front view you will see a rectangle of dimensions 50 mm cross 34.64 mm। ठीक है, इसको तो और ऑटोकैड मॉडल से दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो फालतू ज़्यादा नहीं समझाना है। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ अब मैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है, मैं रीड कर रहा हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग पॉइंट्स while drawing the isometric view of any solid। आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हम सॉलिड का, और उसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स लिखे हुए। क्या है स्टेटमेंट 1? आइसोमेट्रिक व्यू शुड बी ड्रॉन अकॉर्डिंग टू the given views and in such a way that maximum possible details are visible। मैक्सिमम पॉसिबल डिटेल्स दिखे, ऐसा आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। ये स्टेटमेंट का मतलब है। एट एवरी पॉइंट फॉर द कॉर्नर ऑफ ए सॉलिड एट लीस्ट 3 लाइन्स or edges must converge, of these at least 2 must be for visible edges। ठीक है, किसी भी कॉर्नर पर 2 लाइनें डार्क रहेगी, एक हिडन हो सकती है।
तीन लाइनें कन्वर्ज होगी किसी भी कॉर्नर पे, दो लाइन से कॉर्नर नहीं बनेगा, ये इस स्टेटमेंट का मतलब। और टू लाइन्स फॉर विजिबल एजेस विल नेवर क्रॉस ईच अदर, विजिबल एजेस के लिए दो विजिबल एजेस को इंडिकेट करने वाली लाइन क्रॉस नहीं करेगी। ठीक है, और इन्होंने पूछा है कि कौन से स्टेटमेंट सही है, 1 और 2 सही है कि 2 और 3 सही है, 1 एंड 3 सही है या 1 2 एंड 3 सही है। देखिए मैं थोड़ा आपको समझा दूं पहले आइसोमेट्रिक व्यू, और उसी में फिर हम इन कॉन्सेप्ट्स को निकालेंगे कौन कौन से कंसेप्ट सही है 1 2 3 में से। ठीक है, ये अगली स्लाइड पे चल रहा हूँ। अभी स्लाइड मत देखिए, मैं इसको वाइट कर देता हूँ। अभी मुझे देखिए, ये मेरे पास एक मॉडल ऑफ स्टेप्स है। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, ऊपर पहुंच गए, थक गए, बैठ गए। ठीक है, और इस मॉडल ऑफ स्टेप्स का यदि आपको आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन देखना है तो डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि यदि इस मॉडल ऑफ स्टेप्स का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट करना है इस बोर्ड पे, इसको वीपी मान लेते हैं, तो इस मॉडल ऑफ स्टेप्स का एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों वीपी से इक्वली इंक्लाइंड रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं इक्वली, इसका एक्स एक्सिस कौन सा है? दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, और ये वाला जो एक्सिस है दिस इज द जेड एक्सिस। तो तीनों को वीपी से इक्वली इंक्लाइन कर दिया मैंने। तो अब यदि आप इंफिनिटी से इसको देखते हो वीपी के परपेंडिकुलर, तो आपको इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दिखेगा। ये इसका एक्स एक्सिस था, और एक्स एक्सिस का फ्रंट व्यू आइसोमेट्रिक एक्स एक्सिस, ये इसका जेड एक्सिस था, और जेड एक्सिस का फ्रंट व्यू आइसोमेट्रिक जेड एक्सिस, और ये इसका वाई एक्सिस था, और वाई एक्सिस का फ्रंट व्यू आइसोमेट्रिक वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, आप एक चीज नोटिस करिए कि आपका डायरेक्शन ऑफ लुकिंग ये है परपेंडिकुलर टू वीपी, और ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया है कि इसके एक्स वाई और जेड एक्सिस वीपी से इक्वली इंक्लाइंड है। और यदि आप इन्फिनिटी से देख रहे हैं और प्रोजेक्ट कर रहे हैं विजुअल रेस को, तो वीपी पे इसका जो प्रोजेक्शन आ रहा है वो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आ रहा है। अब एक चीज और देखिए कि जब आप ऐसे देख रहे हैं तो आपका जो डायरेक्शन ऑफ लुकिंग है, जो कि अब दिखा आपको ये लाइन, उसके और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के बीच भी बराबर एंगल है। तो नया कंसेप्ट निकला आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का, नया कंसेप्ट निकला आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का। क्या? कि यदि हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन देखना है किसी सॉलिड का, तो हमारा डायरेक्शन ऑफ लुकिंग सॉलिड के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड होना चाहिए, और हमें इन्फिनिटी से सॉलिड को देखना चाहिए, मतलब विजुअल रेस शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अब थोड़ा सा सोचिए इसके कितने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दिख सकते हैं। जितने डायरेक्शंस ऑफ लुकिंग इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि आवर डायरेक्शन ऑफ लुकिंग इज इक्वली इंक्लाइन टू एक्स वाई जेड एक्सिस ऑफ सॉलिड, उतने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस दिख सकते हैं। इसके टोटल 8 आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दिखते हैं। एक ऐसे, अभी आप नहीं देख पा रहे, मैं देख पा रहा हूं, मेरा डायरेक्शन ऑफ लुकिंग एक्स वाई जेड से इक्वली इंक्लाइंड है। एक मिनट, इधर मैं जरा स्लाइड ला रहा हूं, देखिए ऐसे। अब देखिए, आप देख पा रहे, ठीक है, ये डायग्राम देखा। अब आपका डायरेक्शन ऑफ लुकिंग सॉलिड के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, और आपको इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दिख रहा है, और वो किस डायग्राम से मैच हो रहा है? इस वाले डायग्राम से मैच हो रहा है, 1 वाले से। अच्छा, दूसरा भी है देखने का डायरेक्शन, आप ऐसे भी देख सकते हैं, लाइक दिस। अब मैं देख रहा हूं तो मेरा डायरेक्शन ऑफ लुकिंग एक्स वाई जेड से इक्वली इंक्लाइंड है। देखिए आपको दिखाता हूं, है ना। थोड़ा बहुत एरर आएगा क्योंकि कैमरा इन्फिनिटी पे नहीं है, पर फिर भी काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा। देखिए
अब आपका डायरेक्शन ऑफ लुकिंग एक्स वाई जेड से इक्वली इंक्लाइंड है और ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दिख रहा है और ये कौन से वाले से मैच हो रहा है? देख लिया किससे मैच हो रहा है? ये इस सेकंड वाले से मैच हो रहा है, ठीक है ना। तो ये भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, पर इसमें इंफॉर्मेशन उतनी अच्छी नहीं दिख रही है जितनी इसमें दिख रही थी। अच्छा, तीसरा डायरेक्शन ऑफ लुकिंग जिससे कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दिखेगा इसका वो ये देखिए, मैं देख रहा हूं अभी इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, मेरा डायरेक्शन ऑफ लुकिंग एक्स वाई जेड एक्सिस से इक्वली इंक्लाइन, और आपका डायरेक्शन ऑफ लुकिंग सॉलिड के एक्स वाई जेड से इक्वली इंक्लाइन करा रहा हूं मैं। ये देखिए, आपका डायरेक्शन ऑफ लुकिंग सॉलिड के एक्स वाई जेड से इक्वली इंक्लाइन हो गया और ये आपको इसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दिख रहा है। कौन से डायग्राम से मैच हो रहा है? इट इज मैचिंग विथ विच डायग्राम? दिस वन 3, ठीक है। और चौथा डायरेक्शन ऑफ लुकिंग क्या हो जाएगा? ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये, यस, लाइक दिस। मैं अभी इसको ऐसे देख रहा हूँ सॉलिड को, मॉडल को, कि मेरा डायरेक्शन ऑफ लुकिंग सॉलिड के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, और ये वाली 4th नंबर की ड्राइंग दिख रही है मेरे को। आपको भी दिखाता हूँ, देखिए ऐसे है ना। अब ये आपका डायरेक्शन ऑफ लुकिंग पॉइंट हो गया, देखिए ये डायग्राम दिखिए और 4 नंबर को मैच करिए, सेम है। तो 4 तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस ये हो गए ऊपर से देखने के, जिसमें आपका डायरेक्शन ऑफ लुकिंग एक्स वाई जेड से इक्वली इंक्लाइंड है, आप इन्फिनिटी से देख रहे हैं और प्रोजेक्शन प्लेन पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। अब 4 नीचे के डायमेंशंस भी, नीचे के डायरेक्शंस भी हो सकते हैं। मैं इसको ऐसे भी तो देख सकता हूं, लाइक दिस, एक्स वाई जेड से मेरा डायरेक्शन ऑफ लुकिंग इक्वली इंक्लाइंड है। एक मिनट यहाँ नंबर पहले डाल देता हूँ, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये सब भी इसी मॉडल के आइसोमेट्रिक्स है। देखिए ऐसे देख रहा हूं मैं, मेरा डायरेक्शन ऑफ लुकिंग एक्स वाई जेड। अब आप भी देख लीजिए, ऐसे 5 नंबर से मैच हुआ डायग्राम। एक मिनट, ये ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, 5 नंबर से मैच हुआ डायग्राम। फिर नीचे में आप ऐसे भी देख सकते हैं इधर से, ये देखिए 6 नंबर से मैच होगा डायग्राम, 6 नंबर से मैच हुआ डायग्राम। फिर नीचे से आप ऐसे भी देख सकते हैं, लाइक दिस। अभी भी मेरा डायरेक्शन ऑफ लुकिंग सॉलिड के एक्स वाई जेड से इक्वली इंक्लाइंड है। अब 7 नंबर से मैच होगा डायग्राम, देखना। ये पेन रख देता हूं मैं, ज़्यादा चीज़ें हो गई, मेरे तो 2 ही हाथ है, भगवान के होते 10 हाथ तो, ठीक है। ऐसे देख रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए 7 नंबर से मैच हुआ। आपका डायरेक्शन ऑफ लुकिंग सॉलिड के एक्स वाई जेड से इक्वली इंक्लाइंड है और ऐसा दिख रहा है। ये तो सबसे बेकार व्यू है, इसमें तो डिटेल ही नहीं दिख रहे, है ना। और ये देखिए ऐसे भी देख सकते हैं आप इस तरीके से। और अब आपका जो व्यू है वो 8 नंबर से मैच होगा। आपको दिखा रहा हूं मैं अब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। देखिए आपका डायरेक्शन ऑफ लुकिंग सॉलिड के एक्स वाई जेड से इक्वली इंक्लाइंड है और वो 8 नंबर से मैच हो रहा है डायग्राम, हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने क्वेश्चन में जो पहला पॉइंट कहा है वो ये कि किसी भी सॉलिड के जो 8 आइसोमेट्रिक व्यू बनाए जा सकते, उसमें कौन सा वाला व्यू बनाना अच्छी बात है? वो तो बिल्कुल सीधी बात है कि जिसमें सबसे ज़्यादा डिटेल्स दिखे वो वाला व्यू बनाना चाहिए। तो ये जो पहला ऑप्शन है, the isometric view should be drawn according to given views and in such a way that maximum possible details are visible, ये पहला ऑप्शन तो सही है, करेक्ट है। फिर दूसरा क्या है? at every point for the corner of solid at least 3 lines meet, 3 lines for the edges must converge, of these at least 2 must be for visible edges, ये भी सही है। ये देखिए कोई भी कॉर्नर ले लीजिए आप, ये कॉर्नर ले लीजिए, इस पे कितनी लाइनें मीट हो रही है? एक ये वाली
एक ये वाली, एक ये वाली। तो किसी भी कॉर्नर पे 3 एजेस कन्वर्ज होती है, पर ये वाला कॉर्नर, इस पे तो 2 ही कन्वर्ज होती दिख रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, और तीसरी ये वाली है हिडन। हिडन लाइंस जनरली हम आइसोमेट्रिक व्यू में बनाते नहीं है। हिडन लाइंस जनरली हम आइसोमेट्रिक व्यू में बनाते नहीं है क्योंकि उससे व्यू और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पर देखिए इस कॉर्नर पे दो विजिबल लाइंस और एक हिडन लाइन कन्वर्ज हो रही है। तो जो दूसरा पॉइंट था आपके क्वेश्चन का, एट एवरी पॉइंट फॉर द कॉर्नर ऑफ ए सॉलिड एटलीस्ट 3 लाइंस फॉर द एजेस मस्ट कन्वर्ज, 3 लाइनें होनी चाहिए, और उनमें से ऑफ दिस एटलीस्ट 2 मस्ट बी फॉर विजिबल एजेस, मतलब उनमें से 2 का डार्क रहना जरूरी है। कोई भी कॉर्नर है उस पर 3 लाइनें आएगी, या तो तीनों डार्क हो या 2 डार्क हो, तो एक तो कम से कम, तो तीसरी एक हिडन हो सकती है। ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, तीसरा कौन सा है? 2 लाइन्स फॉर विजिबल एजेस विल नेवर क्रॉस ईच अदर। विजिबल एजेस की 2 लाइन कभी क्रॉस नहीं करती है। ये देखिए, ये एक विजिबल लाइन जा रही है, ये एक विजिबल लाइन जा रही है, तो ये तो जा तो रहा है आगे तक, पर ये क्रॉस कहाँ कर रहा है? आगे चल के तो ये ऐसा हिडन हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये जो तीसरा पॉइंट है ये भी सही है कि 2 विजिबल लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। तो करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों चलिए हम इस अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रिपीट क्वेश्चन है, ये 2023 में तो आया ही है, 2022 में भी आया था, बस एक ऑप्शन अलग था, विजुअल रे मेथड की जगह इंटरसेक्शन मेथड था। तो जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चंस सॉल्व करे थे उनको एक क्वेश्चन तो कराया EAC 2023 में मिल गया। क्वेश्चन क्या है पढ़ रहा हूं मैं। Which of the following methods is used when the non-isometric lines or their ends lie in isometric planes? क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में यह पूछा है कि जब सॉलिड की कुछ लाइनें नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस रहती है और वो लाइनें आइसोमेट्रिक प्लेन्स में लाया करती है, तो कौन सी मेथड से सॉलिड का आइसोमेट्रिक व्यू बनाया जाता है? और ये अल्टरनेटिव्स दिए हुए, कोऑर्डिनेट मेथड, बॉक्स मेथड, ऑफसेट मेथड, विजुअल रे मेथड, और इसका करेक्ट आंसर है बॉक्स मेथड। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बॉक्स मेथड। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बॉक्स मेथड क्या होती है ये समझा दूं। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्या क्वेश्चन है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस ऑफ ए सॉलिड आर शोन बिलो, कंस्ट्रक्ट इट्स आइसोमेट्रिक व्यू बाय द बॉक्स मेथड। ये सॉलिड के ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस दिए गए हैं। दिस इज द फ्रंट व्यू और एलिवेशन of the solid, and this is the top view or plan of the solid। ठीक है, और इस फ्रंट व्यू और टॉप व्यू को देखकर आपको सॉलिड को विजुअलाइज करना है, और एक बार विजुअलाइज हो जाए तो फिर उसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। ठीक है, देखिए यदि मैं इसे एक्स एक्सिस कहूँ फ्रंट व्यू में और इसे वाई एक्सिस कहूँ, और टॉप व्यू में मैं इसे यदि
एक्स एक्सिस कहता हूं और ये टॉप व्यू में मैं कह रहा हूं जेड एक्सिस। ठीक है, तो पहले मैं नेमिंग कर लेता हूं इस सॉलिड की। A1, B1, C1, D1, ये ऊपर के लेवल वाले ट्रेपीजियम के पॉइंट्स के नाम है। A1 का फ्रंट व्यू कहाँ होगा? यहाँ पर A1 डैश, B1 का फ्रंट व्यू यहाँ पे B1 डैश, और B1 डैश के ठीक पीछे C1 डैश। B1 C1 लाइन इज परपेंडिकुलर टू VP, और ये D1 डैश। और जो बॉटम लेवल पे ट्रेपीजियम है, इस लेवल पे, उसके पॉइंट्स के नाम दे रहा हूं मैं A, B, C और D। A का फ्रंट व्यू कहाँ होगा? ये ABCD बॉटम लेवल पे है, तो दिस इज A डैश, दिस इज B डैश, B डैश के ठीक पीछे C डैश, और ये D डैश। ठीक है, अब देखिए, यदि आप इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाना चाहते हैं इस सॉलिड का, तो आपके पास लाइंस अलोंग एक्स एक्सिस, लाइंस अलोंग वाई एक्सिस और लाइंस अलोंग जेड एक्सिस को बनाने के तो रूल्स अवेलेबल हैं। हम लाइंस अलोंग एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइन करेंगे यदि इस तरफ, तो लाइंस अलोंग जेड एक्सिस को हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइन करेंगे उस तरफ, और लाइंस अलोंग वाई एक्सिस को वर्टिकल रखेंगे। तो जब आप बनाना चालू करेंगे तो ये A1 B1 लाइन तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, बन जाएगी। ये B1 C1 लाइन जेड एक्सिस के अलोंग है, बन जाएगी। दिक्कत आपको कौन सी दो लाइनों में जाएगी? ये वाली लाइन। एक तो ये है D1 A1, और जमीन पर जो है वो है DA लाइन। इन दो लाइनों के साथ आपको दिक्कत जाएगी, D1 A1 और DA। ठीक है, ये जो दो लाइनें हैं ये नॉन आइसोमेट्रिक लाइन्स है। ये जो दो लाइन्स है ये दोनों नॉन आइसोमेट्रिक लाइन्स है। D1 A1 और DA, ये दोनों लाइन्स नॉन आइसोमेट्रिक लाइन्स है, और ये आइसोमेट्रिक प्लेन्स में लाई कर रही है। DA कौन से प्लेन में लाई कर रही है? DA कौन सी है? DA बॉटम वाली लाइन है, दिस इज DA। यदि इसको बॉटम माने तो बॉटम के लेवल पे यदि हम XZ प्लेन माने तो DA लाइन XZ प्लेन में लाई कर रही है, और D1 A1 लाइन DA लाइन से कितनी ऊपर है? 10 mm ऊपर है। तो ये XZ प्लेन के पैरेलल और 10 mm ऊपर एक प्लेन है। देयर इज एन आइसोमेट्रिक प्लेन पैरेलल टू XZ प्लेन एंड 10 mm अबव इट, उसमें लाई करेगी आपकी D1 A1 लाइन। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? ये लाइनें दिक्कत दे रही है, तो D1 A1 और DA लाइन दिक्कत दे रही है, तो इसको बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? बॉक्स मेथड का कॉन्सेप्ट ये है कि आप इसको सॉलिड को एक बॉक्स में एनक्लोज कर लीजिए, एक ऐसे बॉक्स में जिसकी की लाइनें X Y Z के अलोंग हो। तो वो बॉक्स आप बना लेंगे और फिर उस बॉक्स पर आप A1 और A पॉइंट लोकेट कर लीजिएगा। जब लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स लोकेट हो जाएंगे तो लाइन ऑटोमेटिकली बन जाएगी, आपको लाइन के फंडों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इफ यू हैव बोथ एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन यू कैन सिंपली जॉइन दोज एंड पॉइंट्स एंड यू विल गेट द लाइन। तो ठीक है, मैं चालू करता हूं काम इधर। आई एम स्टार्टिंग द वर्क हियर। ये हॉरिजॉन्टल खींचा, ये वर्टिकल खींचा। अच्छा, बॉक्स के इस कॉर्नर का नाम मैं क्या दे रहा हूं? अपर वाले पॉइंट का नाम मैं दे रहा हूं P1
और लोअर वाले पॉइंट का नाम मैं दे रहा हूं P। मतलब फ्रंट व्यू में किधर जाएगा P1, D1 के आगे, दिस इज P1 डैश एंड दिस पॉइंट विल बी P डैश। ओके, ठीक है। तो सपोज दिस इज द पॉइंट P, आई एम स्टार्टिंग द बॉक्स फ्रॉम हियर द लोअर लेवल। तो सबसे पहले ये PB लाइन बना रहा हूं विच इज अलोंग विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइन कर रहा हूं उसको मैं। ये आइसोमेट्रिक एक्स एक्सिस के लिए मैंने लाइन बनाई है। आइसोमेट्रिक एक्स एक्सिस के लिए ये लाइन बनाई है और ये लाइन को मैंने हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पर बनाया है, 30 डिग्री पे बनाया है। और इस लाइन पर मैं, यदि ये वाला पॉइंट P है तो इधर मैं इस लाइन पे पॉइंट B लोकेट कर रहा हूं। देखिए, इंटरैक्टिव टच पैनल पर मैं प्रकार टच नहीं कर सकता हूं इससे दोनों पिंस, नहीं तो प्रकार फंक्शन नहीं करेगा। तो थोड़ी बहुत आपको देखने में वो मजा नहीं आएगी जो कि व्हाइट बोर्ड पे बनते हुए देखने में आती है। बट एनीवे, जस्ट ऑब्जर्व, कॉन्सेप्ट आपके समझ आ जाएगा। ये आर्क लगाया और ये पॉइंट कौन सा आया, दिस पॉइंट इज पॉइंट B, ठीक है। और अब ये PD लाइन बना रहा हूं, ये कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है PD लाइन, PD लाइन Z एक्सिस के अलॉन्ग है। तो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइन होगी उस तरफ, ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइन उस तरफ इंक्लाइन होगी PD लाइन। और इसकी लेंथ इधर मैं टॉप व्यू से ले रहा हूं PD लाइन की लेंथ, ठीक है, ठीक है। और P पे रखी कंपास की पिन, यहाँ इंटरैक्टिव पैनल पे तो मैं रख नहीं पा रहा हूं, और ये आर्क बना दिया। दिस इज द पॉइंट D, ठीक है। अच्छा, अब ये वर्टिकल लाइन बना लेते PP1। PP1 के डिमेंशंस मैं फ्रंट व्यू से ले रहा हूं, ये लिया, P पे रखा और ये आर्क लगा दिया और ये मिल गया पॉइंट P1। बॉक्स कंप्लीट कर लूं अब मैं। पहले वर्टिकल लाइनें बनाऊं, ये B से B1 तक, P से P1 तक बनी हुई है, और ये D से D1 तक। फिर ये P1 D1 लाइन बना रहा हूं और ये P1 B1 लाइन बनाई, ठीक है। अब B1 C1 लाइन बना रहा हूं जो कि Z एक्सिस के अलॉन्ग है। ये था आपका आइसोमेट्रिक Z एक्सिस, और हॉरिजॉन्टल से ये कितना इंक्लाइन रखा है हमने, 30 डिग्री। इसके पैरेलल लाइन बना रहे, कौन सी वाली, B1 C1, ठीक है। B1 C1 लाइन बना रहा हूं मैं, ओके। और अब ये D1 C1 लाइन बना रहा हूं जो कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इस आइसोमेट्रिक एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगी वो, और D1 पॉइंट से स्टार्ट होगी। ये आपका पॉइंट D1, ठीक है। ये तो ये आपका बॉक्स बन गया, P1 B1 C1 और D1, ठीक है। और PBC दिख नहीं रहा है, D। अब आपको ये पॉइंट लोकेट करने हैं, A1 और A।
तो देखिए, क्योंकि आपको ये लाइन बनानी है D1A1 जो कि नॉन आइसोमेट्रिक लाइन है, तो उसको बनाने में दिक्कत है, तो हमने क्या सोचा है कि इसके एंड पॉइंट्स निकाल लेंगे और उनको ज्वाइन कर देंगे तो हमें ये लाइन मिल जाएगी। तो ये A1 का डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं मैं। A1 का डिस्टेंस P1 से मेजर किया, P1 पे रखा, आर्क लगाया ये A1 और P पे रखा, आर्क लगाया ये A। ठीक है, आपको ये पॉइंट मिल गए। ये है पॉइंट A1 और ये है पॉइंट A। अब क्या है, अब बस ज्वाइन करना है तो आपको सॉलिड का आइसोमेट्रिक मिल जाएगा। देखिए, एक तो ये वाली लाइन D1A1 बना रहा हूं मैं। आई एम नाउ मेकिंग द लाइन D1A1। एक ये लाइन बना रहा हूं DA, ये वाला पॉइंट A है, A1 नहीं है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, बाकी तो लाइनें सब आइसोमेट्रिक लाइंस हैं, उन्हें बनाते जा रहा हूं। अभी y एक्सिस के अलॉन्ग वाली लाइन बना रहा हूं। अब x एक्सिस, आइसोमेट्रिक x एक्सिस के अलॉन्ग जो लाइनें हैं उन्हें ड्रॉ कर रहा हूं। और आइसोमेट्रिक z एक्सिस के अलॉन्ग तो इस सॉलिड की बस एक लाइन है, उसे ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू बन गया बॉक्स मेथड से। ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू बन गया है बॉक्स मेथड से। आइसोमेट्रिक व्यू में हमें जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल जाती है वो ये कि लाइंस अलोंग आइसोमेट्रिक एक्स एक्सिस, आइसोमेट्रिक वाई एक्सिस और आइसोमेट्रिक जेड एक्सिस को हम ट्रू लेंथ का रखते हैं, जबकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस में हम लाइंस अलोंग आइसोमेट्रिक एक्स एक्सिस, आइसोमेट्रिक वाई एक्सिस और आइसोमेट्रिक जेड एक्सिस को 0.815 के फैक्टर से रिड्यूस करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा डायग्राम दिखाता हूं, ये काफी गंदा दिख रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू बन गया। अब मैं बॉक्स मेथड का की कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस रहती है आपकी सॉलिड में, नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस को कौन सी लाइनें कहलाती है, जो कि ना तो आइसोमेट्रिक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाया करती है, ना आइसोमेट्रिक वाई एक्सिस के अलॉन्ग लाया करती है, ना आइसोमेट्रिक जेड एक्सिस के अलॉन्ग करती है। जैसे कि ये वाली लाइन A1D1 और AD, ये एक्स वाई जेड किसी के अलॉन्ग नहीं है। तो इस तरह की नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस को बनाना है तो हम बॉक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। यदि ये सिंपल नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस है, सिंपल नॉन आइसोमेट्रिक लाइन से मेरा मतलब है कि ये नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस आइसोमेट्रिक प्लेन्स में या प्लेन पैरेलल टू आइसोमेट्रिक प्लेन्स में लाए करें। जैसे ये जो AD लाइन है, ये कौन से प्लेन में लाए कर रही है, एक्स जेड प्लेन में लाए कर रही है। और ये A1D1 लाइन कौन से प्लेन में लाइन कर रही है, एक्स जेड प्लेन के पैरेलल एक प्लेन इमेजिन करिए, और कितना ऊपर इमेजिन करिए, 10 mm ऊपर इमेजिन करिए, उसमें A1D1 लाइन लाई कर रही है। तो क्वेश्चन पर चले। आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, बॉक्स मेथड। कोऑर्डिनेट मेथड क्या होती है, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। डिटेल में तो समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि उसको समझाने में काफ़ी समय लगता है, तो उस पर एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाएंगे और उसमें आपको कोऑर्डिनेट मेथड एक्सप्लेन करेंगे। एक जस्ट हिंट दे रहा हूं आपको कोऑर्डिनेट मेथड के बारे में। ये देखिए,
ये आपको टॉप व्यू दिख रहा है एक टेट्राहेड्रन का, और ये एक फ्रंट व्यू दिख रहा है एक टेट्राहेड्रन का, और उस टेट्राहेड्रन की कटिंग हुई है एक ऐसे सेक्शन प्लेन से। दिस इज द अपेक्स ओ। तो ओ ए स्लांट एज जहां कटी है, दैट पॉइंट इज A1 डैश, दैट पॉइंट इज A1। ओ बी स्लांट एज जहां कटी है, दैट पॉइंट इज B1 डैश, और ओ सी स्लांट एज जहां कटी है, दैट पॉइंट इज C1 डैश C। ठीक है, ये मेरे हाथ में टेट्राहेड्रन का मॉडल है, ट्रायंगुलर बेस और बाकी सब भी ट्रायंगल, और ये ऐसे कट हुआ है। ठीक है, अब इस सेक्शनड टेट्राहेड्रन का यदि आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है तो ये बॉक्स मेथड से भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसकी जो नॉन आइसोमेट्रिक लाइंस है वो आइसोमेट्रिक प्लेन्स में भी लाई नहीं कर रही। देखिए, यदि आप इसको एक्स एक्सिस कहे, इसको वाई एक्सिस कहे, और टॉप व्यू में आप यदि इसको एक्स एक्सिस कहे और इसको जेड एक्सिस कहे, ठीक है, तो ये ए बी लाइन तो ठीक है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रही है, बीसी लाइन तो नॉन आइसोमेट्रिक लाइन है, पर फिर भी ठीक है, बीसी लाइन नॉन आइसोमेट्रिक लाइन लाइंग इन ए आइसोमेट्रिक प्लेन है, एक्स जेड प्लेन में लाई कर रही है। उसी तरह सी ए लाइन भी नॉन आइसोमेट्रिक लाइन लाइंग इन एन आइसोमेट्रिक प्लेन है, और वो आइसोमेट्रिक प्लेन एक्स जेड प्लेन है। पर ये जो लाइन है ओ ए, ये तो नॉन आइसोमेट्रिक लाइन भी है और ये किसी आइसोमेट्रिक प्लेन में भी लाई नहीं कर रही है, और उस ओए लाइन पे फिर A1 पॉइंट प्लॉट करना वो भी अपने आप में एक डिफिकल्ट काम है। देखिए, इसको करने की टेक्निक क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, जस्ट प्रिंसिपल का आइडिया दे रहा हूं। मुझे मालूम है कि इसको समझने में टाइम लगता है। देखिए, सपोज यू स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ओके, और यदि A1 लाइन बनानी है तो आपको A1 पॉइंट चाहिए किसी प्रकार से। A से A1 लाइन तो नॉन आइसोमेट्रिक लाइन है और वो किसी आइसोमेट्रिक प्लेन में भी लाई नहीं कर रही है। तो कोऑर्डिनेट मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप A से A1 एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होते हुए जाइए। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को तो आप आइसोमेट्रिक व्यू में बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, ए से पी तक जाएंगे। फर्स्ट यू गो फ्रॉम ए टू पी। ठीक है, एपी लाइन कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है, एपी लाइन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। ये ए से पी तक गए आप, और ये एपी लाइन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसको हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइन किया, ये आपको पी मिल गया। फिर आप पी से क्यू तक जाइए, ये डिस्टेंस। ठीक है, पी क्यू लाइन कौन से एक्सिस के अलॉन्ग है, पी क्यू लाइन जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये आप ये पी क्यू लाइन, ये पी से क्यू जा रहे हैं, एंड दिस इज पैरेलल टू दिस isometric z axis. This is what, this is z axis in isometric, iso z axis। ओके, और ये भी हॉरिजॉन्टल से कितना इंक्लाइन है, 30 डिग्री इंक्लाइन है उस तरफ। यदि x एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस था, आइसो x एक्सिस। ठीक है, और फिर Q से A1 आप यहां जाएंगे, ये Q से A1। ठीक है, ये QA1 डिस्टेंस कौन सा एक्सिस के अलॉन्ग है, y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये वर्टिकल है, दिस इज Q टू A1। ओके, तो दिस इज हाउ यू रीच द पॉइंट A1। नाउ इट इज वेरी क्लियर,
ए से आप पी गए आइसोमेट्रिक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, पी से क्यू गए आप आइसोमेट्रिक जेड एक्सिस के अलॉन्ग, और क्यू से A1 गए आइसोमेट्रिक वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ये है कॉन्सेप्ट कोऑर्डिनेट मेथड का। इसको अच्छे से आराम से समझाऊंगा मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर में, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। वी हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस। अच्छा, कुछ बच्चे some students contacted me and said that they have subscribed the channel Khabia e-learning, but they are not getting notifications for new videos uploaded on the channel। तो देखिए, केवल सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन आ जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। आपको ट्रिपल स्टेज प्रोसेस है, 3 काम करने हैं। सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करना है, उसके बाद बेल आइकन आएगा उसको क्लिक करना है, और उसके बाद जब आप बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड, नन, अनसब्सक्राइब। तो आपको ऑल वाले को क्लिक करना है। जब ये आप तीनों काम करेंगे तो फिर यूट्यूब आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस भेजेगा। आई होप दैट यू लाइक दिस लेक्चर, और आप अपने जिगरी दोस्तों को जो कि EAC प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस लेक्चर को शेयर करिए। दे विल बी थैंकफुल टू यू। थैंक यू for watching the video. Thank you.